नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 8 आनुवांशिकता के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। यह स्वीकरण है। आज हम आनुवंशिकी के मूल तत्वों का अन्वेषण करेंगे एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों को हल करके। यह अनुक्रमणिका है। हम एनसीईआरटी अभ्यास के 4 प्रश्नों को हल करेंगे आनुवंशिकता के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए। ये पहला प्रश्न है। एक मेंडेलियन प्रयोग में बैंगनी फूल वाले लंबे मटर के पौधों का सफेद फूलों वाले मटर छोटे मटर के पौधों के साथ प्रजनन कराया गया। संतति में सभी में बैंगनी फूल थे, लेकिन उनमें से लगभग आधे छोटे थे। ये दर्शाता है कि लंबे जनक की आनुवांशिक संरचना को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो आपको इस प्रश्न में लंबे जनक की आनुवांशिक संरचना किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, क, ख, ग और घ। आपको सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग। आइए हल देखते हैं। संकरण के बाद सभी संततियों में केवल बैंगनी फूल दिखाई दिए। इसका अर्थ है कि बैंगनी रंग एक प्रभावी लक्षण है। जनक पौधे में सफेद रंग का कोई अप्रभावी जीन प्रभावी नहीं हो सका, जो प्रमाणित करता है कि जनक का जीन प्ररूप समयुग्मजी है, यानी कि 2 बड़े डब्लू हैं। इसको होमोजाइगस कंडीशन भी कहते हैं। यदि वह विषम युग्मजी होते तो कुछ फूल सफेद भी हो सकते थे। संतति में लंबे और छोटे दोनों प्रकार के पौधों का मिलना यह दर्शाता है कि लंबा जनक पौधा अपनी लंबाई के लिए शुद्ध नहीं था। एक शुद्ध लंबा पौधा हमेशा लंबी संतानें ही पैदा करता है। क्योंकि यहाँ आधे पौधे छोटे हैं, इसलिए जनक पौधे में बौनापन का जीन छुपा हुआ था, तो संकरण के बाद प्रकट हुआ। आधे पौधों का छोटा यानी कि बौना होना तभी संभव है जब लंबे जनक का जीन प्ररूप विषम युग्मजी हो, यानी कि उसमें एक बड़ा टी और छोटा टी हो। इस स्थिति में जनक से प्राप्त एक छोटा टी जीन छोटे पौधे के छोटे टी जीन से मिलकर आप बोल सकते हैं एक समयुग्मजी स्थिति बनाता है। इसमें 2 छोटे टी युग्म एक साथ होंगे, जिससे बौनी संतान पैदा होती है। अतः संतति में परिणामों के आधार पर जनक का जीन प्ररूप निश्चित रूप से विषम युग्मजी ही सिद्ध होता है, यानी कि उनमें एक बड़ा टी एक छोटा टी होगा। दिए गए प्रश्न में शामिल संकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए इस प्रकार संकरण होगा। इसलिए आदि संतति लंबी है, लेकिन उन सभी में बैंगनी फूल है। इस चित्र पे हम चर्चा करते हैं। देखिए जनक पौधे जो कि लंबे और बैंगनी फूल थे, ठीक है। और दूसरा जनक क्या था, इसमें बौने और सफेद फूल हैं। यहाँ पे देखिए लंबा जनक 2 प्रकार के युग्मक बनाता है। एक बड़ा टी एक बड़ा डब्लू होगा एक युग्मक में, और दूसरे युग्मक में होगा छोटा टी और एक बड़ा डब्लू। जो बौना जनक है केवल एक प्रकार के युग्मक बनाता है, यानी कि उसमें क्या होगा, युग्मक में एक छोटा टी और एक छोटा डब्लू। इनके संकरण से 2 प्रकार की संततियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जो कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए परिणाम स्वरूप 50% संतति लंबी होती हैं। इसका जीन प्ररूप क्या होगा, उसका जीन प्ररूप होगा कैपिटल टी, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक बड़ा टी होगा एक छोटा टी होगा, एक बड़ा डब्लू होगा एक छोटा डब्लू होगा। और 50% बौनी होती हैं। इसका जीन प्ररूप क्या होगा, छोटा टी बड़ा डब्लू और छोटा डब्लू। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी संततियों में बैंगनी फूल होते हैं।
दूसरा प्रश्न, हम दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होने की संभावना है। इस आधार पर क्या हम हल्की आंखों के रंग के लक्षण के प्रभावी या अप्रभावी होने के बारे में कुछ कह सकते हैं? क्यों या क्यों नहीं? आइए हल देखते हैं। प्रत्येक जीव अपने माता पिता यानी कि जनक दोनों से प्रत्येक जीन की एक प्रति प्राप्त करते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार। देखिए, प्रत्येक जीव अपने जनक यानी कि माता पिता दोनों से प्रत्येक जीन की एक प्रति प्राप्त करते हैं। ये प्रतियां एक दूसरे से थोड़ी भिन्न होती है। जीन के इन्हीं विभिन्न रूपों को हम अलील कहते हैं यानी कि युग्म विकल्पी कहते हैं। जीन की दो प्रतियों में से एक अक्सर दूसरे की अभिव्यक्ति को दबा देती है या छिपा देती है। जिस युग्म विकल्पी का प्रभाव प्रकट होता है उसे प्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं, और जिसका प्रभाव छिपा रहता है उसे अप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं। इस प्रभाव छिपाने की क्रिया आनुवांशिकी का एक मौलिक नियम है, जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को माता पिता से एक प्रभावी युग्म विकल्पी और एक अप्रभावी युग्म युग्म विकल्पी विरासत में मिलता है तो व्यक्ति का शारीरिक लक्षण केवल प्रभावी युग्म विकल्पी द्वारा निर्धारित होता है। शारीरिक लक्षण मतलब कि फिनोटाइप। मान लीजिए भूरी आंखों के लिए युग्म विकल्पी एक बड़ा बी प्रभावी है और नीली आंखों के लिए युग्म विकल्पी एक छोटा भी अप्रभावी है। यदि किसी व्यक्ति का जीन प्रारूप एक बड़ा बी और स्मॉल बी है यानी कि उसमें विषम युग्मजी स्थिति है तो आंख का रंग भूरा होगा, क्योंकि प्रभावी यानी कि बड़ा बी अप्रभावी यानी कि छोटे बी पर हावी हो जाता है। एक अप्रभावी लक्षण जैसे नीली आंखें या बौनापन तभी दिखाई देता है जब व्यक्ति के पास उस जीन के लिए दोनों अप्रभावी युग्म विकल्पी हों। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का जीन प्रारूप समयुग्मजी अप्रभावी, जिसको होमोजाइगस रिसेसिव भी कहा जाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति का जीन प्रारूप समयुग्मजी अप्रभावी होना चाहिए। यदि एक भी प्रभावी युग्म विकल्पी मौजूद होता है तो अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। ये शर्त अप्रभावी लक्षण को व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को अपने प्रत्येक माता पिता से एक अप्रभावी युग्म विकल्पी विरासत में मिले। यदि माता और पिता दोनों के पास कम से कम एक अप्रभावी युग्म विकल्पी है तो उनकी संतान को दोनों से एक छोटा बी मिलने की 25% संभावना होती है। ये आनुवांशिक संभावना निर्धारित करती है कि अगली पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण प्रकट होंगे या नहीं। जब माता पिता के पास एक अप्रभावी और एक आप बोल सकते हैं माता पिता के पास एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन होते हैं तो वे उस अप्रभावी लक्षण के वाहक कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि उनके शरीर में वह विशेष गुण छिपा हुआ है जो स्वयं उनमें दिखाई नहीं देता। यदि किसी व्यक्ति के पास एक अप्रभावी और एक प्रभावी अलील है तो केवल प्रभावी अलील का लक्षण ही शरीर पर दिखाई देगा। प्रभावी जीन हमेशा अप्रभावी जीन के प्रभाव को दबा देता है, जिससे व्यक्ति स्वयं उस अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। हालांकि प्रजनन के दौरान ये छिपा हुआ अप्रभावी जीन संतान में स्थानांतरित होने की 50% संभावना रखता है। इस प्रकार माता पिता स्वयं उस लक्षण से मुक्त होकर भी उसे अगली पीढ़ी में पहुंचा सकते हैं। संतान में दिखने वाले भौतिक लक्षण इस बात का जीवंत प्रमाण होते हैं कि माता पिता के भीतर कौन से जीन छिपे हुए हैं। यदि संतान में कोई ऐसा अप्रभावी लक्षण दिखाई
दिखता है तो माता-पिता में माता-पिता में नहीं है, तो इससे माता-पिता के जीन प्रारूप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये दर्शाता है कि माता-पिता उस लक्षण के वाहक हैं। यदि किसी बच्चे में नीली आँखों या नीली आँखें जैसा अप्रभावी लक्षण दिखाई देता है, जबकि माता-पिता दोनों में आँखें सामान्य है, जो कि एक प्रभावी लक्षण है, तो यह अनिवार्य रूप से इंगित करता है कि माता-पिता दोनों ही इस नीली आँख वाले जीन के वाहक हैं। वैज्ञानिक नियमों के अनुसार एक अप्रभावी लक्षण केवल तभी प्रकट होता है जब संतान को माता और पिता दोनों से एक अप्रभावी युग्म विकल्पी प्राप्त हो। आनुवांशिकी विधि किसी भी वंशानुगत गुण को समझने के लिए केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार के इतिहास को कई पिछली पीढ़ियों का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इस अध्ययन में इस अध्ययन के माध्यम से वंशावली चार्ट तैयार किया जाता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कोई गुण किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। केवल एक परिवार के लक्षणों का अवलोकन करना विज्ञान की दृष्टि से अपर्याप्त हो सकता है और इससे गलत परिणाम निकल सकते हैं। आनुवंशिकी में कई बार उत्परिवर्तन जैसे जटिलताएं होती हैं, जिन्हें केवल एक छोटे समूह में देखकर नहीं समझा जा सकता। व्यापक अध्ययन के बिना ये कहना कठिन है कि कोई लक्षण वास्तव में वंशानुगत है या किसी बाहरी कारण से उत्पन्न हुआ है। तीसरा प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं, एक ऐसी परियोजना की रूपरेखा तैयार करें जिसका उद्देश्य कुत्तों में प्रभावी खाल के रंग का पता लगाना है। चलिए हल देखते हैं। प्रयोग में आरंभ में हमें दो ऐसे शुद्ध नस्ल के कुत्तों का चुनाव करना होता है जिनके जीन प्रारूप पूर्णतः विपरीत हों। इनमें से एक कुत्ता काले रंग के लिए समयुग्मजी प्रभावी यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा सफेद रंग के लिए सगमयुग्मजी अप्रभावी होना चाहिए यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव। शुद्ध नस्ल होने के कारण इनके जीन में किसी अन्य रंग की मिलावट नहीं होती, जिससे परिणाम स्पष्ट मिलते हैं। चयनित शुद्ध नस्ल वाले काले और सफेद नर मादा के बीच प्रजनन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में काले जनक से केवल काले रंग का जीन और सफेद जनक से केवल सफेद रंग का जीन ही संतान में जा सकता है। ये वैज्ञानिक विधि ये जांचने के लिए अपनाई जाती है कि जब दो विपरीत गुणों वाले जीन एक साथ मिलते हैं तो उनमें से कौन सा गुण स्वयं को प्रदर्शित करता है। इसे आनुवंशिकी का आधारभूत प्रयोग माना जाता है। जनक पीढ़ी के संकरण से जो पहली संतानें उत्पन्न होती हैं, उन्हें प्रथम संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहा जाता है। इस पीढ़ी के प्रत्येक कुत्ते के पास एक जीन काले रंग का और एक जीन सफेद रंग का होता है, जिसे विषमयुग्मजी स्थिति कहते हैं। यद्यपि इनके पास दोनों रंग के जीन मौजूद होते हैं, परंतु इनका जो बाह्य स्वरूप केवल एक ही रंग का दिखाई देता है, जो प्रभावी जीन पर निर्भर करता है। F1 पीढ़ी के सभी कुत्तों में जन्म के बाद उनके शरीर के रंग का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। यदि सभी कुत्ते एक ही समान रंग के दिखाई देते हैं, तो आनुवंशिकी के नियमों के अनुसार ये विशेष रंग प्रभावी लक्षण माना जाता है। जो रंग कुत्तों में छिप जाता है और दिखाई नहीं देता, उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ये अवलोकन हमें ये समझाता है कि या समझने में मदद करता है कि कौन सा जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबाने की क्षमता रखता है। अगर सभी F1 कुत्ते या F1 पीढ़ी के जो कुत्ते हैं एक विशिष्ट रंग दिखाते हैं, तो वे रंग तुरंत प्रभावी लक्षण के रूप में पहचाना जाता है। ये परिणाम प्रभुत्व के नियम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उस विशिष्ट रंग के लिए जो अलील है, उसने विपरीत अप्रभावी अलील के अभिव्यक्ति को हर एक संतान में छिपा दिया है।
उदाहरण के रूप में यदि काले और सफेद जनक के संकरण से उत्पन्न सभी F1 कुत्ते काले रंग के होते हैं, तो ये सिद्ध होता है कि काला रंग सफेद पर प्रभावी है। इसका अर्थ है कि काले जीन की उपस्थिति में सफेद जीन अपना प्रभाव दिखाने में असमर्थ रहता है। इस स्थिति में जो कुत्ते भले ही काले दिखें, परंतु उनमें जीन रूप में सफेद रंग का अप्रभावी जीन भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहता है। ये आर्य कुत्तों के खाल के रंग में मेंडेलियन आनुवंशिकी को संक्षिप्त में समझाता है। F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी काले यानी कि विषम युग्मजी कुत्तों को आपस में प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है। इस संकरण का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि F1 पीढ़ी में छिपा हुआ अप्रभावी लक्षण यानी कि सफेद रंग अगली पीढ़ी में प्रकट होता है या नहीं। ये चरण आनुवंशिकता के नियमों को गणितीय रूप से सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 में जीनों के नए संयोजन देखने को मिलते हैं, यानी कि नए जोड़े आपको देखने के मिलेंगे जीन के। F1 कुत्तों के प्रजनन से उत्पन्न F2 पीढ़ी के सभी जो कुत्ते हैं उनकी खाल के रंगों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता है। इस पीढ़ी में हमें जो जनक पीढ़ी के दोनों रंग काला और सफेद फिर से दिखाई देते हैं। यह अवलोकन निर्णायक होता है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि अप्रभावी जीन जो पहली पीढ़ी है F1 पीढ़ी में नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वे अगली पीढ़ी में स्वयं को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित थे। मेंडेलियन आनुवंशिकी के अनुसार एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण के बीच संकरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी है यानी कि F2 पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात की उम्मीद की जाती है। इस अनुपात को प्रारूप अनुपात कहा जाता है, जिसको हम फिनोटाइप भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो 4 कुत्ते हैं उनमें से औसतन 3 जो कुत्ते हैं उनमें प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा और केवल एक जो कुत्ता होगा उसमें अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा। यदि यह प्रयोग पुष्टि करता है कि काला रंग प्रभावी है, तो परिणामों को 3:1 होना चाहिए। दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी में अवलोकन के बाद अंतिम निष्कर्ष निकाला जाता है। जो खाल का रंग सबसे अधिक बार यानी कि लगभग 75% मामलों में दिखाई देता है, उसे स्पष्ट रूप से प्रभावी लक्षण घोषित किया जाता है। सफेद रंग जो कम बार लगभग 25% मामलों में दिखाई देता है, उसे अप्रभावी लक्षण माना जाता है। यारे कुत्तों के खाल के रंग में मेंडेलियन आनुवंशिकी को संक्षिप्त में समझाता है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। संतति में नर और मादा जनकों का आनुवंशिक योगदान समान कैसे सुनिश्चित किया जाता है? चलिए हल देखते हैं। लैंगिक प्रजनन के लिए माता पिता को जनन कोशिकाएं या युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु बनाने होते हैं। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों की सही संख्या बनी रहे, जो प्रजातियों की निरंतरता के लिए आवश्यक हैं। अर्धसूत्री विभाजन एक विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जो गुणसूत्रों की संख्या को ठीक आधा कर देता है। सामान्य द्विगुणित कोशिकाएं विभाजन होकर अगुणित युग्मक बनाती हैं। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 46 गुणसूत्रों वाली कोशिका 23 गुणसूत्रों वाले अगुणित युग्मक उत्पन्न करती है। ये सुनिश्चित करता है कि निषेचन के बाद गुणसूत्रों की सही संख्या बहाल हो जाए। निषेचन के दौरान नर युग्मक यानी कि शुक्राणु मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के साथ मिलकर युग्मजन बनाते हैं, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। ये मिलन गुणसूत्रों की संख्या को फिर से स्थापित करने का कार्य करता है। अगुणित शुक्राणु और अंडाणु
इसमें प्रत्येक में 23 गुणसूत्र हैं, मिलकर एक पूर्ण द्विगुणित समुच्चय बनाते हैं। इस प्रकार युग्म युग्मनज में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 हो जाती है। प्रत्येक जनक अपनी आनुवांशिक सामग्री में बराबर का योगदान देता है, क्योंकि प्रत्येक युग्मक में गुणसूत्रों की ठीक आधी संख्या होती है। ये सुनिश्चित करता है कि संतान में आनुवांशिक संतुलन बना रहे। युग्मनज को 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। ये आनुवांशिक योगदान सुनिश्चित करता है कि संतान में दोनों जनकों के गुणसूत्र का मिश्रण हो। इस संयोजन से के परिणाम स्वरूप 46 गुणसूत्रों वाला एक नया और आनुवंशिक रूप से अद्वितीय व्यक्ति बनता है। दोनों जनकों का समान योगदान लैंगिक प्रजनन के माध्यम से विविधता लाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं लैंगिक प्रजनन से कैसे विविधता आती है, और दोनों माता पिता हैं, दोनों का योगदान आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।